दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे शट अप, बंद करो अपनी ये बकवास। देखा मैंने क्या कहा था ना, ये सब सुन रही है। सही कहा था भाई, सागर ने कहा और वह झूलों के पास जाकर खेलने लगा। उसके जाते ही राधिका किशन की खबर लेने लगी। आप क्या बकवास कर रहे थे सागर के सामने? अरे यार क्यों भड़कती हो, इसमें कौन सी आफत आ गई? सागर तो अभी बचा है इसीलिए बोल रही हूँ। अगर ना समझी में उसने किसी को बता दिया तो आफत भी आ जाएगी। कोई आफत नहीं आएगी यार, वैसे भी आज नहीं तो कल अपना प्यार जगजाहिर तो होगा ही। और सागर इतना भी बच्चा नहीं है। जो काम मैं 18 साल की उम्र तक नहीं कर पाया था, वो उसने 12 साल की उम्र में कर लिया है। क्या काम कर लिया है उसने 12 साल की उम्र में? राधिका ने हैरानी से पूछा। लड़की पटाने का क्या बात करते हो? क्या सागर की भी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ। कौन है वो लड़की? उसके साथ ही पढ़ती है। हे भगवान, ये आजकल के लड़के भी कितने तेज हो गए हैं। आखिर भाई किसका है? किशन ने मुस्कुराते हुए कहा। आहा, रहने दो, तुम मत बोलो, तुम तो एकदम लल्लू हो। फिर थोड़ा रुककर वह बोली, जब आप सब जानते हैं तो उसे समझाते क्यों नहीं? जिसने 12 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड बना ली, वो जवानी आने तक तो बहुत बिगड़ जाएगा। अरे नहीं बिगड़ेगा यार, बल्कि सुधर जाएगा। बचपन में मैं भी तो ऐसा ही था। मगर आपने तो कहा था मुझसे पहले आपकी जिंदगी में कोई नहीं थी। सच ही कहा था, मगर मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैंने कोशिश भी नहीं की थी। कोई ज्यादा ही पसंद आ गई थी क्या? राधिका ने नजाकत से पूछा। आई तो थी यार, मगर मानी नहीं। थोड़ा रुक कर वह बोला, तब इतनी समझ ही कहाँ थी। खैर अब तो आपको बहुत समझ आ गई है, मगर ये ना समझी वाली बात कब की थी? तब मेरी उम्र 6 साल थी। मैंने पहली कक्षा में दाखिला लिया था। उसका नाम ऋतु था। वह हमारी कक्षा की सबसे होशियार लड़की थी, इसलिए वह मुझे अच्छी लगने लगी। राधिका ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा। वैसे एक खूबी तो है आप में, आपको बचपन से ही होशियार लोग पसंद है। खैर छोड़ो, फिर क्या हुआ? उसने आपसे दोस्ती की या नहीं? मैंने शुरू में ही बताया था वो एक होशियार लड़की थी, तो भला मुझसे दोस्ती क्यों करने लगी? अच्छा जी, तो उस होशियार लड़की का जवाब नहीं था? अजी नहीं, वो तो मैं ही उसे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने अपने एक दोस्त की मदद से एक खत में अपने मन की बात लिखकर ऋतु को बताए बिना ही वह खत उसके बैग में रख दिया। ओके, तो फिर क्या जवाब आया? यूँ मेरे खत का जवाब आया, पिस्तौल लेके उसका बाप आया। क्या सच में ऐसा हुआ था? राधिका ने हंसकर पूछा। हाँ यार, उसके पापा को देखकर मैं सोचने लगा बहुत छुपाना चाहा था, मगर ना जाने कैसे सबको पता चल गया। याइला कहीं ऐसा तो नहीं मेरा खत उसके बाप के हाथ लग गया? फिर क्या हुआ? होना क्या था, उसका बाप फौजी था और देखने में भी भयंकर था। मेरी क्लास में आकर उसने ऋतु से पूछा, कौन है वो किशन? ऋतु ने मेरी ओर इशारा कर दिया तो उसके पापा बोले, ओए कुत्ते इधर आ। अभी तक मैं पूरी बात समझ नहीं पाया था, इसलिए मैंने उसका जवाब कुछ इस तरह दिया। अंकल जी बुरा ना मानता, आप मुझे बुलाते कुत्ता थोड़ा प्यार से, मगर बल्कि हिलाता हुआ आता ये जबरू, इसको पूछ होती अगर। फिर क्या हुआ? होना क्या था, एक बार तो उसके पापा हंस पड़े, मगर फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे जोर से झकझोर कर कहा, आज के बाद तूने ऋतु को परेशान किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। चल अब सबके सामने ऋतु के पाँव पकड़कर उससे माफी मांग। फिर राधिका ने बड़ी दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। मैं क्या कर सकता था? मैं रोने लगा और ऋतु के पैर पकड़कर उससे माफी मांग ली। उसके पापा जाने लगे, तब मैं बोला, अरे जालिम अंकल, बस मेरी इतनी ही इज्जत रख लेते, आप मुझे कुत्ता समझते, मगर मेरा नाम तो शेरू रख लेते। राधिका ठहाका लगाकर हंसते हुए बोली, अच्छा जी, तो आपको ऋतु के पापा ने सुधारा? अरे नहीं, भला कुत्ते की दुम। इतना बोलकर वह चुप हो गया। फिर बोला, मैं सुधरा नहीं, बल्कि मैंने ऋतु से सबके सामने मेरी बेइज्जती करने का ऐसा बदला लिया
कि उसने कुछ ही दिनों में वह स्कूल छोड़ दिया। वो कैसे? वो ऐसे कि उस दिन के बाद मैं हर रोज उसका लंच खा जाता था। तुम उसका लंच खा जाते थे तो उसने तुम्हारी शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत? हाँ। अजी, उसे कभी पता ही नहीं चल पाया कि उसका लंच कौन खाता है। क्या मगर उसने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की? उसने तो बहुत कोशिश की थी, बल्कि कुछ दिन तो वह पानी पीने तक के लिए भी क्लासरूम से बाहर नहीं जाती थी। मगर जब वह कभी बाहर ही नहीं जाती थी तब तुम उसका खाना कैसे खाते थे? वो ऐसे, मैं सुबह घर से कुछ भी खाकर नहीं जाता था। जब सब बच्चे सुबह प्रार्थना मैदान में होते थे तभी मैं उसका खाना खा जाता था। और जिस दिन वह लंच लेकर नहीं आती थी तब मैं उसकी कॉपी में से किए हुए होमवर्क के पेज फाड़ दिया करता था, जिससे कई बार उसकी पिटाई भी हुई। बस कुछ ही दिन में तंग आकर उसने वह स्कूल छोड़ दिया। इसका मतलब तुम बचपन से ही झूठे और फरेबी थे। मोहब्बत और जंग में सब जायज है मैडम। और फिर इसमें फरेब की क्या बात है? उसने मेरी पिटाई करवाई थी, मैंने उसकी करवा दी, हिसाब बराबर। अच्छा, तो ऋतु से हिसाब बराबर होने के बाद कोई आपकी गर्लफ्रेंड बनी या नहीं? जी, उसके बाद एक लड़की मेरी जिंदगी में आई जिससे मैंने दोस्ती करनी चाहिए थी। वो कौन थी? उसका नाम सुलेखा था। वह बहुत सुंदर थी। तब उसकी उम्र 910 साल होगी। वो सब छोड़ो, मुद्दे की बात बताओ, तुमने उसको कैसे प्रपोज किया और उसका जवाब क्या रहा? बीच में टोकते हुए राधिका ने कहा। ये भी मुद्दे की ही बात थी। मैं आपको समझाना चाहता था कि वह शारीरिक और मानसिक दोनों ही तौर पर मुझसे ज्यादा परिपक्व थी। प्रपोज? इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं खत नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने बताया था खत तो एक सॉलिड सबूत होता है जिसके आधार पर पुलिस केस भी हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं बोलकर ही इजहार करूंगा। एक दिन मैं स्कूल से छुट्टी के बाद उसके साथ साथ चल रहा था। अचानक सुलेखा ने मुझे बताया कि मेरी कमीज सुलग रही है। मेरी कमीज सच में सुलग रही थी। मैंने आग बुझाकर सुलेखा को धन्यवाद कहा, मगर मैं काफी नर्वस हो गया था, इसलिए और कुछ नहीं बोल पाया। फिर कुछ दूर तक हम साथ साथ चलते रहे। फिर सुलेखा मुझसे बोली, आप कैसे हो? आपकी कमीज में आग लगी थी और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला। सुलेखा जी, असल में बात ये है कि मुझे भी सीने के पास थोड़ी जलन तो महसूस हुई थी, मगर मैंने सोचा कि किसी हसीन को देखकर दिल के किसी कोने में पड़ा जवानी का कोई शोला भड़क उठा होगा, उसी वजह से मुझे जलन हो रही होगी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान ने मेरा हौसला बढ़ा दिया और मैं बातें करते करते उसके घर तक उसके साथ चला गया। लेकिन उसने जो किया उससे मैं बहुत देर तक डरा उसके घर में घूमता रहा। क्यों, ऐसा क्या किया उसने? राधिका ने आश्चर्य से पूछा। जब मैं उसके घर गया तो उसके घर पर कोई नहीं था। उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं बहुत खुश हुआ और अंदर चला गया। सुलेखा बोली, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मगर उस कमीनी ने कमरे से बाहर निकलते ही दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और मुझसे बोली, वह अपने पापा को बुलाने जा रही है। फिर तो आपकी खूब पिटाई हुई होगी। राधिका चेहरे पर शरारती हंसी लिए बोली। मैं शक्ल से इतना बेवकूफ लगता हूँ क्या? सुलेखा के जाने के बाद उसका छोटा भाई आया तो मैंने उसे बताया, यार सुलेखा ने मजाक में मुझे अंदर बंद कर दिया है। मेरी बात पर भरोसा करके उसने दरवाजा खोल दिया। फिर कुछ दिन मैं स्कूल ही नहीं गया। उसके बाद मैंने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया, आपको छोड़कर। फिर आपने मुझे ही प्रपोज क्यों किया? वेरी सिंपल, आप मुझे अच्छी लगी। किशन जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो, क्या पूछना है? आपको मुझ में क्या अच्छा लगा? सच कहूँ तो मैं किसी की खूबसूरती को कभी अहमियत नहीं देता, मगर ना जाने क्यों आप मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। आप खूबसूरती को अहमियत क्यों नहीं देते? राधिका ने हैरत से पूछा। राधिका जी, इस दुनिया में तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की है, लेकिन अगर उसमें वफा नहीं है तो फिर खूबसूरती जहर के अलावा कुछ भी नहीं।
फिर भी आपको मुझ में ऐसी क्या बात दिखी जो आप मुझे पसंद करने लगे? आपकी हाजिर जवाबी और आपकी ये भूरी भूरी आंखें, क्या मतलब अजब सी है आपकी सारी बातें, और गजब की है आपकी भूरी आंखें। राधिका नजरें झुकाकर खामोश बैठ गई, जैसे वह ख्यालों में कहीं खो गई हो। नीची निगाहें, प्यारी आवाज और चेहरे पर सादगी भी है। कैसे यकीन दिलाऊं, मेरी कातिल देखने में भोली सी है। यार आप भी कमाल करती हो, जब भी मैं प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहता हूँ आप नजरें झुकाकर बैठ जाती हो। क्या बात है, अब किस उलझन में पड़ गई? आप हमारी उलझन की ना सोचें, कहीं उलझने आपकी ना बढ़ जाएं। अगर ये बात है तो आप भी हमारी उलझन की ना सोचो, हमने भी अच्छों को उलझाया है। अच्छा जी ये बात है, तो लो नजर आपसे मिला लेते हैं, देखे आप हमें उलझाते कैसे हैं। दोनों आंखों में आंखें डालकर जैसे इस दुनिया को भूल ही गए थे। एकाएक आवाज आई, लगे रहो इंडिया, लगे रहो, ये सागर के शब्द थे। हाँ छा छोटे, बोल क्या बात है? किशन हड़बड़ा गया। बात क्या है? कब से चिल्ला रहा था मगर आपको कुछ सुनाई देता तो? मैं एक झूले पर इससे ज्यादा देर तक नहीं खेल सकता, अब आपको रुकना है तो रुको, मगर मैं घर जा रहा हूँ। किशन ने उसे आइसक्रीम के लिए पैसे दे दिए और सागर चला गया। सागर के जाने के बाद किशन और राधिका फिर से अपनी बातों में मशगूल हो गए। किशन जी एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपको किस तरह की लाइफ पसंद है? लाइफ? मैं इस तरह से नहीं जीना चाहूँगा कि अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों के सिवा किसी को पता भी ना चले कि कब दुनिया में आए और कब चले गए। मैं अपनी मातृभूमि की ऐसी सेवा करना चाहता हूँ कि लोग मुझे भी भारतीय आंदोलनकारियों की तरह याद रखें और मृत्यु के बाद भी मैं उनकी बातों और यादों में जिंदा रहूं। यदि मैं अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर सका तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा। ओहो, तब तो आपको लेखक बनने की बजाय फौज में भर्ती होना पड़ेगा। राधिका जी, मेरे लिए अपने आप को सुधार लेना ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है, परंतु ऐसा हरगिज नहीं है कि अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए फौज का जवान होना जरूरी है। निस्संदेह फौज के जवान देश की रक्षा करते हुए मातृभूमि की उत्तम सेवा करते हैं, लेकिन यह एकमात्र रास्ता नहीं है। उदाहरण के लिए बाबा रामदेव जी को लीजिए, वे फौज के जवान नहीं हैं, लेकिन आज के हालातों को देखते हुए बाबा रामदेव जी अपनी मातृभूमि की अति उत्तम सेवा कर रहे हैं। हमारे समाज में आज भी बहुत सी कमियां हैं, जिनमें सुधार करके या करने का प्रयास करके भी हम अपने देश के विकास में मदद कर सकते हैं। किशन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु हर कोई इस बात से सहमत नहीं है और शायद इसीलिए कुछ लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। राधिका जी, मैं जानता हूँ कुछ लोग बाबा जी की आलोचना कर रहे हैं, मगर मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ जो यह कहते हैं कि बाबा रामदेव जी को सिर्फ योग सिखाना चाहिए और जिसका जो काम है वह उसको करने दे। और बाबा रामदेव जी के कुछ आलोचकों के शब्दों में साफ तौर पर गुंडागर्दी झलक रही है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, काले धन का मामला पिछले कई वर्षों से उठ रहा है। जिन लोगों का इस काले धन को वापस लाने का काम था, उनको अब तक किसने रोक रखा था? या जो लोग यह कहते हैं कि बाबा रामदेव जी को सिर्फ योग सिखाना चाहिए, वह यह बताएं कि यदि देश में कोई विपत्ति आएगी या देश के हालात बिगड़ेंगे तो क्या उसका प्रभाव बाबा रामदेव पर नहीं पड़ेगा? और यदि देश के अच्छे तथा बुरे का प्रभाव उन पर पड़ता है तो देश के अच्छे या बुरे हालातों पर विचार करने का, और यदि उनके पास इसके बारे में कोई उचित उपाय है तो वह देश के समक्ष रखने का उनको पूरा अधिकार है। न सिर्फ बाबा रामदेव बल्कि इस देश के हर नागरिक को यह अधिकार है, क्योंकि स्वदेश प्रेम, स्वधर्म भक्ति और स्वावलंबन आदि ऐसे गुण हैं जो प्रत्येक मनुष्य में होने चाहिए। किशन जी, मैं आपकी बात से फिर सहमत हूँ, मगर यह सवाल भी तो उठ रहे हैं कि बाबा रामदेव जी भी राजनीति में आना चाहते हैं। अरे तो इसमें गलत क्या है? क्या संविधान में कहीं ऐसा लिखा है कि देश का भला चाहने वाला कोई योगी या महात्मा देश की बागडोर संभालने के लिए राजनीति में नहीं आ सकता? यह तो और भी अच्छा है कि बाबा रामदेव जैसे देशभक्त मेरे देश का नेतृत्व करें।
राधिका जी, मैं तो उनके इस निर्णय का भी समर्थन करता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।